हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर। ये लेक्चर आपके थ्योरी संबंधित है। यहाँ पे सभी मॉडल्स, सभी थ्योरीज और केस स्टडीज 100% हम कवर करेंगे। यूट्यूब पर डलती हैं ये वीडियो। तो पिछले 3 चैप्टर की वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो आपको मजा आ ही रहा होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो पिछले 3 चैप्टर की वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। और ये है चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। स्टडी मैट का पेज नंबर 4.16 निकाल लो जी। पेज नंबर 4.16 आईसीआई के स्टडी मैट का। अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने स्टूडेंट से कहा था कि जो भी पिछले 3 चैप्टर के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया है यूट्यूब पर, उन सभी कॉन्सेप्ट को, उन सभी मॉडल्स को कम से कम शब्दों में लिखकर, कम से कम शब्दों में एक पेज पर लिखकर अपनी पॉकेट में रखें। यह बन जाएगी आपकी पॉकेट रिवीजन बुक। तो कम से कम शब्दों में एक पेज पर लिखकर अपनी पॉकेट में रखें। जब भी आपको कॉस्टिंग का डर सताए, जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए कि कॉस्टिंग तो बड़ी मुश्किल है, कि स्टडी के क्वेश्चंस तो बड़े मुश्किल हैं, मॉडल्स तो बड़े मुश्किल हैं, समझ ही नहीं आते, तब उसे खोलकर एक बार आप रिवाइज कर लें। इस बात की मेरी गारंटी है कि ये जो भूत है जो आपको डराता है ये गायब हो जाएगा। कभी आपके मन में कॉस्टिंग को लेकर डर नहीं आएगा। तो मेरे जो स्टूडेंट इस काम को कर चुके हैं, नीचे वीडियो में कमेंट करके बताएं, नीचे वीडियो में कमेंट करके बताएं। और अगर पॉसिबल हो तो उसकी फोटो खींचकर भी देखें, क्या पता कमेंट सेक्शन में ऑप्शन होता हो, एक बार आप देख लीजिए। अगर ऑप्शन होता है तो वहां पर बताइए आपने क्या सिंगल लाइन के अंदर मॉडल को लिखा है। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आप भी सीरियसली इन लेक्चर्स को देख रहे हैं और इनका पूरा बेनिफिट आप ले रहे हैं। मेरे एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं। स्टडी मैट पेज नंबर 4.16। चलिए, एक है टारगेट कॉस्टिंग और एक थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। एक है टारगेट कॉस्टिंग और एक थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अच्छा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या थी? प्रोडक्ट डिसाइड करो, क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उसके बाद उसको बना दो, उसको बना दो। बनाने के बाद अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर दो, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट निकल के आए उसको सेलिंग प्राइस के रूप में मार्केट में अनाउंस कर दो। यह था पुराना तरीका, आज के 20 साल पहले का तरीका। आज के 20 साल पहले कोई भी सेलर इस बात को नहीं सोचता था कि मार्केट में किस सेलिंग प्राइस पर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि उस टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आजकल कंपटीशन सिर्फ विद इन कंट्री ही नहीं है, कंपटीशन इंटरनेशनल भी मिल रहा है आपको। तो आज के जमाने के अंदर सबसे पहले तय किया जाता है सेलिंग प्राइस, कि जो प्रोडक्ट कंपनी बनाकर लॉन्च करना चाहती है वो कस्टमर कितने का खरीदेगा। जितने का कस्टमर खरीदेगा उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस करने के बाद आती है टारगेट कॉस्ट। क्या आती है? टारगेट कॉस्ट। अच्छा, टारगेट कॉस्ट पर प्रोड्यूस करने के लिए कभी कभी कंपनी को प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी कंपनी को प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ता है। अगर कंपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा लेती है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है और कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाती है। तो कंपनी ने क्या करा, पहले सेलिंग प्राइस निकाला, फिर डिजायर्ड प्रॉफिट को माइनस कर दिया, टारगेट कॉस्ट आ गई। टारगेट कॉस्ट के लेवल को अचीव करने के लिए काफी सारी टेक्निक है, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, साथ में एक और है स्केल ऑफ इकोनॉमीज। बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करो। आप कोशिश करो कि आप अपना फिनिश गुड्स बड़े स्केल पर बेच पाओ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ कलकत्ता में नहीं, सिर्फ चेन्नई में नहीं, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व में बेचो। यानी अगर आपका मार्केट इंटरनेशनल मार्केट होगा तो आपका वॉल्यूम ज्यादा बिकेगा, आपकी यूनिट्स ज्यादा बिकेंगी, और ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जब बड़े लेवल पर आप प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम आ जाएगी।
इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर बुक्स की प्रिंटिंग करवाते हैं, जैसे हम बुक्स की प्रिंटिंग करवाते हैं, तो प्रिंटिंग करने वाला बोलता है सर अगर इस क्वांटिटी में प्रिंटिंग करवाएंगे, अगर क्वांटिटी 1000 के नीचे रखेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, क्वांटिटी 1000 से ऊपर 5000 के नीचे रखेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, और अगर 5000 से ऊपर करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली वो क्या बता रहा है मुझे कि जितनी ज्यादा बुक्स आप बनवाओगे उतनी कॉस्ट पर बुक कम होती जाएगी, क्योंकि ये आज के जमाने का व्यापार है, आज के जमाने का बिजनेस है। तो ये है आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ये है आपका टारगेट कॉस्टिंग। पहले पढ़ते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के स्टेप, कैसे हम प्राइस तक पहुंचते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन, क्या बनेगा, कितना बनेगा, प्रोडक्ट डिजाइन, बनने के बाद कैसा दिखेगा, है ना। उसके बाद आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। यहां पर इस बात से परेशान नहीं होते कि कम आएगा ज्यादा आएगा, ना, कितना खर्चा आएगा, अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया और निकाल दिया सेलिंग प्राइस। ये था पुराने वाला तरीका। आज के जमाने में कौन सा प्रोडक्ट बेचना है उसको तय कर लेने के बाद मार्केट में निकाला जाता है सेलिंग प्राइस। मार्केट किस प्राइस पर हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदेगी। दूसरा वॉल्यूम, आपने पढ़ा होगा प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन होता है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। हालांकि ये रिलेशन हर जगह फिट नहीं बैठता, हालांकि ये रिलेशन हर जगह फिट नहीं बैठता। अगर कार की प्राइस में कमी कर देंगे तो डिमांड में कमी आ जाएगी। सुन के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कार की प्राइस में अगर कंपनियां कमी कर देंगी तो उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में कार सिर्फ चलाने के लिए नहीं खरीदता इंसान, स्टेटस के लिए खरीदता है। तो सस्ती चीज क्या देगी, स्टेटस नहीं। एप्पल का आईफोन क्यों बिकता है 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का, स्टेटस, एक सिंबल बन गया ये रिच होने का, हाँ, सिंबल ऑफ बीइंग रिच। तो अगर एप्पल वाली आईफोन कंपनी अगर अपने आईफोन का प्राइस कम कर दे और बोले 12,000 में खरीदो, 15,000 में खरीदो, कोई नहीं खरीदने वाला। ऐसी एक डॉक्टर जो बड़ा अनुभवी है, बड़ा गुणी व्यक्ति है, उसको बहुत डिटेल में नॉलेज है हर चीज के बारे में, बहुत डीपली अपने पेशेंट को एग्जामिन करता है। वो अगर अपनी फीस कम कर देगा ना तो उसकी क्वालिटी में भी कमी आ जाएगी, उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो उसकी क्वालिटी में कमी ना आए, पूरा मोटिवेशन रहे, तो हाई प्राइस चार्ज करेगा वो आपसे। तो ऐसे में पेशेंट सोचे कि नहीं, ये तो बड़े महंगे डॉक्टर हैं। तो ध्यान रखना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, ये कहावत है जो आज के जमाने में भी फिट बैठती है। तो टारगेट प्राइस एंड वॉल्यूम, उसके बाद सोचते हैं टारगेट प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट कमाना है। अब आगे टारगेट कॉस्ट, अब आगे टारगेट कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट में बन जानी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, इससे कम में या इसके बराबर में बन जानी चाहिए। उसके बाद होता है प्रोडक्ट डिजाइन। मैंने बताया आपको वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। देखो क्या कुछ मटेरियल चेंज करके हम कॉस्ट में कमी कर सकते हैं, और अगर हम कॉस्ट में कमी कर सकते हैं तो मजा आ गया, टारगेट कॉस्ट के अंदर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है टारगेट कॉस्टिंग के अंदर और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूं, ओल्ड मेथड, पढ़ने का ओल्ड मेथड क्या था बताओ जरा। पहले लोग कैसे पढ़ाई किया करते थे, टाइम बेस्ड। क्या बेस्ड, टाइम बेस्ड। 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा, टाइम बेस्ड। और अपना 15 घंटे पढ़ने के बाद उन्हें क्या लगता था, मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया, अब एग्जाम में पेपर लिखूंगा और बाकी ऊपर वाले के हाथ में। ये तरीका अब ओल्ड हो चुका है, पुराना हो गया है। न्यू तरीका क्या है, न्यू मेथड, मार्क्स बेस्ड। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने हैं पहले तय करो, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि उस सब्जेक्ट के कौन से वो 40% चैप्टर हैं जहां से 60% तक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जहां से कम 60 नंबर का एग्जाम में आता है, वो कौन से 40% चैप्टर हैं। अच्छा,
अब मालूम पड़ गया, हाँ ये वो 40% चैप्टर हैं जहां से 60 नंबर का एग्जाम में आता है। तो अब क्या होगा, पढ़ने की टेक्निक चेंज हो जाएगी। इन सब चैप्टरों को बोलेंगे कैटेगरी ए चैप्टर, या इन्हें आप सुपर ए चैप्टर भी कह सकते हैं। इनको ज्यादा टाइम डिवोट करो, इनको ज्यादा टाइम डिवोट करो। उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स को दो कैटेगरी में तोड़ दो, कैटेगरी बी और सी, वहां पर कम कम टाइम डिवोट करो। तो ये आज के जमाने का तरीका। हो सकता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग करने की पावर अच्छी है, चीजों को एक बार में समझ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा है, तो आपको 16 घंटे पढ़ना ही ना पड़े, 12 घंटे पढ़कर ही बात बन जाए, पॉसिबल है। तो भाई अगर 12 घंटे पढ़कर बात बन सकती है तो गधा मजदूरी क्यों करें, क्यों ना करें हम स्मार्ट स्टडी, हाँ क्यों ना करें। तो यह है आज के जमाने की टेक्निक, जिसके अंदर पहले हम सोचते हैं मार्क्स कितने लाने हैं, फिर इतने मार्क्स लाने के लिए वो कौन से 40% चैप्टर हैं जहां से 60 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उन चैप्टर को रिवाइज करो बिल्कुल टाइम पर। उनके रिवीजन प्लान में ढील मत दो, उसे रिवाइज करो टाइम पर, बार 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 बार। तो आपको पता लगेगा कि भाई 60 नंबर तो हमेशा मेरे हाथ में है, 60 नंबर तो हमेशा मेरी जेब में है। इसके अलावा जो आप पढ़ोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होने वाला है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं सीए फाइनल की, इसी सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं आपको, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कॉस्टिंग में अगर 60 से ज्यादा नंबर लाने हैं तो सुनो तरीका। कॉस्टिंग में अगर 60 से ज्यादा नंबर लाने हैं तो सुनो तरीका। सबसे पहले आपको यह बता दूं, एग्जाम के अंदर केस स्टडी आनी ही आनी है, और ज्यादा नहीं। अगर सिर्फ 40 नंबर की भी केस स्टडी मान लूं, 40 नंबर की भी केस स्टडी मान लूं और थ्योरी मान लूं, मतलब थ्योरी प्लस केस स्टडी 40 नंबर की, और जो ये मैं लेक्चर पढ़ा, ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूं आपको, जो ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, इस लेक्चर की अगर आप समरी बना लो, समरी मतलब बहुत ही कम शब्दों के अंदर लिख लो हर कॉन्सेप्ट को, जिस डिटेल में मैं बता रहा हूं उसी डिटेल के अंदर, और इन लेक्चर्स को डाउनलोड करके रख लो अपने पास। इन लेक्चर्स को डाउनलोड करके रख लो अपने पास। क्या पता कल को मैं इनको प्राइवेट कर दूं, इन वीडियोस को एक्सेस ना मिले आपको, हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं, फिर भी 1%। तो इन लेक्चर को आप अपने पास डाउनलोड करके रख लो। अब हुआ क्या, 1 घंटे के लेक्चर है, आपके 12 चैप्टर हैं, 13वां केस स्टडी का है ना, तो 12 चैप्टर हुए आपके 12 चैप्टर हैं। अगर एक चैप्टर पे ऑन एन एवरेज 2 लेक्चर भी लगे मेरे को, तो कितने लेक्चर लगे, 24 लेक्चर, मतलब 24 घंटे। 24 घंटे डिवोट कर देने के बाद उन 24 घंटे की समरी को आप मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में बड़ी आराम से रिवाइज कर सकते हो, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई टेंशन की बात नहीं। तो सोचो जरा, 4 घंटे के अंदर 40 नंबर आपकी जेब में, और वो भी कॉस्टिंग पेपर के अंदर, जहां पर स्टूडेंट घबराता है, कॉस्टिंग पेपर का नाम से डर लगता है उसको, और केस स्टडी के नाम से तो वो कांप जाता है। इतना मुश्किल नहीं है केस स्टडी। और साथ ही में कुछ टाइम के बाद, अगले 1 दिन 2 दिन के अंदर, एक समरी थ्योरी बुक, समरी थ्योरी बुक, हैंड रिटन बुक सीए फाइनल के ऊपर हम लॉन्च करने वाले हैं। करीबन 200 पेज के अंदर सारी वो बातें हैं जो बहुत आसानी से आपको बता देंगी कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इस मॉडल का मतलब क्या है। वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो चाहो तो आप उसको भी रख लेना अपने पास। तो ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, न्यू मेथड ऑफ स्टडिंग, यानी कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर 40 नंबर आपकी जेब में, सोचो। और अगर आपने कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट प्लस हर कॉन्सेप्ट के 2-2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट के 2-2 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया और एक अपना एक छोटा सा पैकेज बना लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि 12 से 15 घंटे के अंदर संपूर्ण कॉस्टिंग का रिवीजन बड़ी आराम से कर लोगे आप। पूरी की पूरी कॉस्टिंग का रिवीजन बड़ी आराम से कर लोगे, और 60 नंबर तो बड़े आसान होंगे आपके लिए अब, क्योंकि 40 नंबर केस स्टडी आपकी जेब में है ही, बाकी बचे 20 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आराम से निकाल लोगे। तो यह है न्यू टेक्निक। चलिए इसके बाद ये पेज नंबर 4.21, पेज नंबर 4.21। आपको बताते हुए चल रहा हूं कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपको यह महसूस करवाना चाहता हूं कि जो मॉडल्स हैं इनको आप अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी प्लान में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पिताजी, आपके भैया कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी इन कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखना आप आपकी नॉलेज,
वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल क्या बोलता है? एक्टिविटीज को रिमूव करो अगर नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है तो। चेक करो, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को आप ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से काम ये करता है कस्टमर को माल बेचने तक। चेक करो कौन सा काम ये ऐसा कर रहा है जिसे करने से कस्टमर को मिलने वाली क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको जाके बताओ कि भाई इस एक्टिविटी को तू खत्म कर दे, या तो कम कर दे या खत्म कर दे। आपको वो शाबाशी देकर आपको बहुत धन्यवाद कहेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही बट आपको समझ है, और समझ के ही तो पैसे हैं, समझ की ही तो वैल्यू है। चलिए, तो पेज नंबर 4.2 में निकालिए केस स्टडी, केस सिनेरियो। आराम आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, और आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर केस स्टडी आने पर कैसे लिखना होता है और कैसे केस स्टडी को पढ़कर हम पहले से जान जाएं कि किस चैप्टर से है ये। तो यहां पे मैंने आपको बताया था रिवर्स रीडिंग टेक्निक। क्या बताया था? रिवर्स रीडिंग टेक्निक। सबसे पहले पढ़ो केस स्टडी के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो ये रही जी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हालांकि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है और कौन से वाला कॉन्सेप्ट है जो यहां पर इस केस स्टडी को सॉल्व करने में लगेगा। अगर बाई चांस आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को सबसे आखिरी में करना है, और अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि आपकी सोचने की डायरेक्शन क्या रहेगी। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। नाउ यू बीइंग द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एनालिस्ट, देखो कितनी बड़ी पोस्ट दे रहा है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एनालिस्ट ऑफ केएल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा कुछ सवाल हैं जिनके आप जवाब दे दो। सबसे पहला सवाल, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी विच केएल हैज अडॉप्टेड फॉर जिंगारू बाइक। जिंगारू बाइक के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इन्होंने लगा रखी है, यह बताना होगा। सोचो, अब स्ट्रेटेजी के बारे में कहां पढ़ा था हमने? तो आपको याद आएगा कि चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एससीएम। इंट्रोडक्शन टू एससीएम, यहां पर हमने स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था। एक थी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी और एक थी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, तो इसके अंदर यह बताना है कि इस कंपनी ने जिंगारो बाइक के लिए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रखा है या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रखा है। अच्छा, समझ में आई बात? डायरेक्शन मिल गई आपको कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सोचना है। सेकंड रिक्वायरमेंट, आफ्टर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग, आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय केएल एंड सजेस्ट द रेमेडियल एक्शन टू सॉल्व दीज इश्यूज। ओहो, टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग कौन से चैप्टर में था? हाँ यार, चैप्टर नंबर 4 में था टारगेट कॉस्टिंग। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस। अच्छा, कुछ परेशानियां हैं कंपनी के अंदर, पहले तो उन्हें ढूंढना है कि परेशानियां हैं क्या। अच्छा, उसके बाद बोलता है सजेस्ट द रेमेडियल एक्शन, और हमसे पूछ रहा है कि उन समस्याओं का अंत करने के लिए कोई समाधान है आपके पास? हाँ, कोई समाधान है आपके पास? अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे, क्या टारगेट कॉस्टिंग के बारे में कुछ पूछ रहा है ये? बताओ, क्या टारगेट कॉस्टिंग के बारे में कुछ पूछ रहा है ये? नहीं। ओह, चैप्टर 4 का जिक्र करवाने के बाद भी चैप्टर 4 के बारे में पूछ ही नहीं रहा। यही तो खूबसूरती है। अगर इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से मैं ये वर्ड हटा दूं, आफ्टर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग, इसको मैंने हटा दिया, एग्जाम में अब सेम क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ने बोला रिक्वायरमेंट नंबर 2, आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय केएल एंड सजेस्ट द रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन टू सॉल्व दीज इश्यूज। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि कुछ तकलीफें हैं कंपनी को, तो पहले तो हमें उन तकलीफों को पहचानना है और साथ में उन तकलीफों का अंत करने के लिए, उन तकलीफों को सॉल्व करने के लिए इसको तरीके भी बताने हैं। अच्छा, अब बताओ, आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त किस बात पर जोर देना है, समझ में आया? ऐसे करते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, पहले हमारे सामने आती है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। हम डॉक्टर हैं कंपनीज के अंदर बड़ी सारी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करते हैं हम। बस हम में अभी क्या फर्क है?
क्योंकि अभी हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा जो पेशेंट है मैनेजमेंट वो हमारे सामने नहीं बैठा, वो हमें लिखकर बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी ये दिक्कत है। समझ में आती है बात? लिंक कर पा रहे हैं आप? तो हमें पहले पता पड़ गया कि मरीज के पेट में दर्द है, तो उसकी बातें सुनते वक्त हम सोचेंगे क्या कारण हो सकता है इसके पेट में दर्द होने का, इसने क्या गड़बड़ कर दी, किसके पेट में दर्द हो रहा है, पता करो। अच्छा जैसे बुखार है तो क्या हो सकता है, तो समझे पहले उसकी प्रॉब्लम को पता किया कि भाई ये चाहता क्या हमसे, हमारे पास क्यों आया ये, तो पता पड़ा इसको बुखार है, उसकी दवाई लेने आया है हमारे पास। अच्छा अब इससे पूछेंगे बता तेरी तकलीफ क्या है, तो अब ये मुंह से बोलोगे तो बता नहीं पाएगा, ये हमें लिख कर बताएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो लिख के बताएगा। और रियल लाइफ में मैनेजमेंट आपके सामने बैठा होगा और आपको पूछेगा कि सर बताओ क्या करें, प्रॉब्लम आ रही है बहुत। समझ गए? अब पढ़ते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन को। अब पढ़ते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन को। अच्छा मेरी पिछली वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर थोड़े ये हेयर कट करवा लो, तो भाई कोरोना के इस टाइम पर बाल बढ़ जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कौन रिस्क लेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो ना, रिस्क। कावेरी लिमिटेड कंपनी का नाम है, कावेरी लिमिटेड KL। KL इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइक्स इन इंडिया एंड इट सेल्स देम इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ये कंपनी क्या बनाकर बेचती है? बाइक्स हिंदुस्तान में बनाती है और बेचती हिंदुस्तान के अंदर भी है और हिंदुस्तान के बाहर भी है। KL has just launched world smallest and most affordable bike, अंडरलाइन करो, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल बाइक कॉल्ड जिंगारू। एक नई बाइक इन्होंने लॉन्च की है, पूरी दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सबसे सस्ती। तो और बाइक का नाम क्या है? जिंगारो। अच्छा इस स्टडी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक नैनो गाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। नैनो गाड़ी कौन सी कंपनी की है? टाटा मोटर्स की है। यह रियल लाइफ की स्टडी। टाटा मोटर्स ने नैनो गाड़ी को लॉन्च किया और नैनो गाड़ी को लॉन्च करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। इस गाड़ी की प्राइस उन्होंने रखी मात्र 1 लाख। कितनी? मात्र 1 लाख। इतनी कम प्राइस पर एक गाड़ी कस्टमर को अवेलेबल करवाना, ये सोचा टाटा मोटर्स ने। जैसे ही मार्केट के अंदर ये न्यूज आई, बाइक सेगमेंट डर गया। उसे क्या लगा कि लोग 65-70 हजार की बाइक क्यों खरीदेंगे जब 1 लाख रुपए की बाइक, 1 लाख रुपए की कार मिलेगी। तो बाइक सेगमेंट डर गया कि नैनो गाड़ी तो हमारी मार्केट को खा जाएगा, नैनो गाड़ी तो हमारी मार्केट को खा जाएगा। अच्छा कार सेगमेंट भी डर गया, बोला कि हम गाड़ी बेचते हैं 5 लाख 6 लाख, इससे कम में गाड़ी बेचते ही नहीं हम, और 1 लाख की गाड़ी तो गाड़ी 6 लाख की कौन खरीदेगा। तो जैसे ही टाटा मोटर ने नैनो गाड़ी को लॉन्च किया, 1 लाख रुपए के अंदर मार्केट में हड़कंप मच गया, जगह जगह इसकी बात होने लगी। इसकी इतनी बुकिंग हुई कि पहली बार जो कस्टमर ने बुकिंग की नैनो गाड़ी के लिए, उनको डिलीवर करने में उनको 20 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। इतनी हैवी बुकिंग, इतने सारे लोग बोल रहे मुझे नैनो चाहिए, मुझे नैनो चाहिए, तो इतनी सारी बुकिंग इनको मिली कि इनको 20 महीने से ज्यादा वक्त लग गया नैनो गाड़ी को लॉन्च करने में, नैनो गाड़ी को कस्टमर तक देने में, लॉन्च करने में नहीं, कस्टमर तक देने में। लेकिन आपको बता दूं कि नैनो गाड़ी फेल हो चुकी है। नैनो गाड़ी फेल हो चुकी है। जो टेरर, जो डर इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को दिया था, आज वो निश्चिंत घूम रहे हैं। उन्हें पता पड़ गया है कि नैनो गाड़ी फेल हो चुकी है, कस्टमर इसे खरीदना पसंद नहीं करता। रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो पता है इसके पीछे रीजन क्या है कि आखिर क्यों ये गाड़ी फेल हो गई। सबसे पहली बात मैं पूछता हूं आपको, क्या प्राइस कम रखना इसकी स्ट्रेंथ थी या वीकनेस? तो ये इसकी स्ट्रेंथ थी। 1 लाख रुपए में कार बेचने का सपना, बहुत ही अनोखा सपना। सबसे कम प्राइस पर हर व्यक्ति को कार देने का सपना। सोचो हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख रुपए में कार, बाइकें सड़क से गायब हो जाएंगी। अच्छा प्राइस था, साथ में क्या वैल्यू दे रहा था ये?
वैल्यू फॉर मनी जिसकी मैं बात करता हूं। 1 लाख रुपए देकर क्या कुछ मिल रहा था जो 1 लाख रुपए से ज्यादा था? हाँ, मिल रहा था। तो वैल्यू फॉर मनी भी अवेलेबल था इसके अंदर। लेकिन ये फेल क्यों हो गया? ये फेल हो गया, इसके पीछे मेन रीजन था न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ एक आर्टिकल। न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया और उसमें लिखा कि टाटा मोटर्स ने वर्ल्ड की चीपेस्ट कार को लॉन्च कर दिया है। टाटा मोटर्स ने वर्ल्ड की चीपेस्ट कार को लॉन्च कर दिया है। और आपको जान के हैरानी होगी, चीपेस्ट वर्ड से आया चीप, और चीप वर्ड से हुआ सस्ता। चीप गाड़ी, सस्ती गाड़ी, और सस्ती गाड़ी मतलब अनरिलायबल। सस्ती गाड़ी मतलब अनरिलायबल, यानी कस्टमर को, कंज्यूमर को ऐसा लगने लग गया कि सस्ती गाड़ी है, 1 लाख रुपए की है, पता नहीं इसकी बॉडी कैसी होगी, पता नहीं इसके अंदर ब्रेक सिस्टम कैसा होगा। यानी कि चीप वर्ड बोलते ही इसकी क्वालिटी पे लोग शक करने लगे। चीप से बन गया अनरिलायबल। चीप वर्ड ने इसको बोल दिया अनरिलायबल, और जब एक प्रोडक्ट अनरिलायबल हो जाता है तो मार्केट में कोई नहीं खरीदता उसको। तो कम प्राइस पर लॉन्च करना भी कई बार घातक हो सकता है। इसीलिए प्राइसिंग, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, प्राइसिंग कैसे रखना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोडक्ट में अगर दम है तो अच्छा प्राइस रखिए, क्योंकि लेस प्राइस मींस लेस क्वालिटी, ऐसा होता है। टाटा मोटर को भी 1 लाख रुपए में कार बेचने के लिए कुछ ऐसे वैल्यू इंजीनियरिंग करने पड़े, कुछ ऐसे मटेरियल कंपोजिशन लेने पड़े जो वो शायद ना लेता अगर 1 लाख रुपए में गाड़ी बेचने का टारगेट ना लिया होता। समझ में आती है बात? तो ये थी आपकी टाटा मोटर्स की नैनो गाड़ी का फेल होने का रीजन। नैनो गाड़ी को लोगों ने टाटा कर दिया। समझ में आई बात? तो इस कंपनी ने भी क्या किया है, एक बाइक लॉन्च की है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल। देख रहे हो, मोस्ट अफोर्डेबल, क्या लग रहा है आपको? चीपेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल। cheapest car. The bike is mounted with all aluminum single cylinder air cooled 99.2 सीसी का इंजन है। तो देखो पूरी की पूरी गाड़ी में क्या लगा हुआ है? एल्यूमिनियम, एक सिलेंडर लगा हुआ है, एयर कूल्ड है और 99 सीसी का इंजन है। द इंजन मेक्स just over 8 bph power and 8 Nm of torque, but it takes claim to be fuel efficient bike with a claimed figure of 88 किलो kmpl, यानी 1 लीटर में 88 किलोमीटर चलेगी। इतनी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, इतनी ज्यादा एवरेज ये गाड़ी देगी, ये बाइक देगी, ऐसा कंपनी ने क्लेम किया। अब बताओ, मार्केट के अंदर जैसे ही ये बाइक लॉन्च हुई होगी, कॉम्पिटिटर के छक्के छूट गए होंगे ना। सस्ती गाड़ी, सस्ती बाइक, हाई माइलेज, 1 लीटर के अंदर 88 किलोमीटर, बाप रे बाप। It has been creating competition for two-wheelers as none of the Indian companies as well as foreign companies offer a bike for such competitive price within the reach of middle class family. सबके लिए क्या बन गई ये कंपनी का प्रोडक्ट? जी का जंजाल। KL has adopted target costing technique in manufacturing this bike. अच्छा, क्या मतलब इसका? इन्होंने पहले ढूंढा होगा, सर्वे किया होगा कि मार्केट में कम से कम क्या कीमत रखें जिस कीमत के ऊपर बाइकें धड़ाधड़ बिके। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट को माइनस करके टारगेट कॉस्ट को निकालकर प्रोडक्शन किया होगा, टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। तो ये इन्होंने अप्लाई किया। फॉर KL मेंटेनिंग टारगेट प्राइस वाज डिफिकल्ट ड्यूरिंग द डिजाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बाइक, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंटली। यानी कि जब ये प्रोडक्शन कर रहे थे उस दौरान ही मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई। पॉसिबिलिटी है ना, गवर्नमेंट नया टैक्स लगा दे, पॉसिबिलिटी है। However, KL designed various components especially for bike to maintain the target price. Though one curiosity how this can be done in the future with input cost are bound to increase further. क्या दिखी आपको पहली प्रॉब्लम? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या दिखी आपको पहली प्रॉब्लम? हाँ दिखी।
इनको डर है कि इनपुट कॉस्ट जब अभी ही बढ़ गई है तो भविष्य में अगर इनपुट कॉस्ट और बढ़ गई तो हम प्राइस कैसे मेंटेन करेंगे? प्राइस को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। कब तक कम प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट पे काम करेंगे? लॉस पे थोड़ी काम करेंगे, प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 1। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका आपके दिमाग में है? अगर है तो वीडियो को पहले पॉज करो, नीचे कमेंट करो। इसका तरीका देखो क्या कर सकता है। इसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि कंपनी बेसिक मॉडल का एक प्राइस रख दे और उसके बाद कोई नया फीचर उसमें ऐड करना है तो उसके प्राइस अलग कर दे। भाई कोई जब बाइक लेने जा रहा है तो उसका बेसिक मॉडल इतने का, उसमें कुछ ऐड करवाता है वो, है ना, कुछ भी लगवाता है अलग से, तो उसका इतना लगेगा एडिशनल चार्ज। तो मार्केटिंग हो पाएगी कम पैसे से, लेकिन जब कस्टमर खरीदने जाएगा उसका ऑप्शन होगा, आप चाहो तो ये ले लो, चाहो तो वो ले लो। दूसरा पॉइंट, मैनी इन्वायरमेंटलिस्ट हैव अपोज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस बाइक बिकॉज दे बिलीव दैट मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बाइक about 2.5 lakh bike every year will create heavy pollution. लो भैया, हाय हाय के नारे लगने लगे। कंपनी ने चीप बाइक निकालने की क्या कोशिश की, मार्केट में इन्वायरमेंटलिस्ट आ गए, वो लोग जो इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं, वो आगे बोलने लगे मैनेजमेंट हाय हाय इस बाइक का प्रोडक्शन बंद करो, क्योंकि साल में 2.5 लाख बाइक आप बनाओगे, इतना सारा पॉल्यूशन आप सिटी में करवा दोगे, हर कोई लेके घूम रहा होगा झुर्र झुर्र, तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा ना हमारा, तो बंद करो प्रोडक्शन को। प्रॉब्लम नंबर 2, बताओ भाई क्या सॉल्यूशन है इसका आपके पास? क्वेश्चन ने बोला था क्या सॉल्यूशन है आपके पास? सॉल्यूशन इसका यह है कि पॉल्यूशन के ऊपर बोल रहे हैं ना ये लोग, तो ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ पॉल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, उनको बता दो। कार का पॉल्यूशन करवाया होगा आपने कभी, बाइक का पॉल्यूशन नहीं करवाया होगा आपने कभी, है ना, तो उनको बता दो कि इन्वायरमेंटलिस्ट साहब वो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के कुछ पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं और हम अपनी बाइक का अप्रूवल गवर्नमेंट के उन पॉल्यूशन नॉर्म से करवाकर ही बाइक को लॉन्च करेंगे। आप घबराओ मत, उतना पॉल्यूशन नहीं होगा जितना आप चिल्ला रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो पॉल्यूशन वाले हैं, तो पॉल्यूशन नहीं होगा और सर्टिफिकेट दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने आता हुआ बता दिया आपको, एग्जाम में ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते, मैनी पीपल बिलीव दैट दिस स्मॉल बाइक इज नॉट अप टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ड्यू टू लाइट वेट, यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक फ्रेम। अच्छा, द डिजाइन ऑफ दिस बाइक इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर बाइक। अच्छा, तो यह है प्रॉब्लम नंबर 3। देख रहे हो कैसे कैसे कॉम्पिटिटर नए नए अड़ंगे पाता है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कॉम्पिटिटर? बोल रहा है बेकार बाइक है, एल्यूमिनियम लगा हुआ है उसके अंदर, प्लास्टिक फ्रेम से बनी है, क्या सेफ्टी है? ये बाइक नहीं साइकिल है ये तो, समझे? उनको बता दो, घबराओ मत, ये बाइक गवर्नमेंट के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने के बाद ही बनाई है। आपको हम गवर्नमेंट का अप्रूवल दिखा देंगे, जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी कि हमने उनके सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई किया है, तब तक इस बाइक को मार्केट में नहीं निकालेंगे। और जिस दिन मार्केट में निकालेंगे सर्टिफिकेट बाइक पर चिपका देंगे। देख लो भैया, मिल गया सॉल्यूशन, प्रॉब्लम अलोंग विद सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, यह कहता है कि द डिजाइन ऑफ दिस बाइक इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर बाइक। डिजाइन बिल्कुल अलग है, जो बाइक्स मार्केट में होती हैं उनसे बिल्कुल अलग है इसका डिजाइन। दिस ऑल्सो कॉजेज ए डाउट दैट एग्जिस्टिंग बाइक मैकेनिक्स वुड बी एबल टू रिपेयर और नॉट। प्रॉब्लम नंबर 4, क्या बोला? आपकी बाइक हम क्यों खरीदें? आपकी बाइक बिल्कुल अलग है। अगर कभी आपकी बाइक का टायर भी पंचर हो गया तो मैकेनिक हो सकता है आपकी बाइक को रिपेयर ना कर पाए, आपकी बाइक का टायर का पंचर ठीक ना कर पाए। तो ऐसी बाइक में क्यों खरीदूं कि कभी रास्ते में खराब हो गई तो रास्ते में लेके खड़ा रहूं सिर्फ इसको। प्रॉब्लम नंबर 4, बताओ सॉल्यूशन क्या है? बताओ सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 सॉल्यूशन है जो मैं आपको दूंगा। पहला सॉल्यूशन, कंपनी अपने ऑथराइज्ड सेंटर पर इस बाइक को रिपेयर करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकती है। कंपनी के ऑलरेडी सर्विस सेंटर तो होंगे ही ना, तो वहां पर इस बाइक को रिपेयर करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा दो। दूसरी बात, अगर वो नहीं करवा सकते तो जो मैकेनिक्स हैं
जो मैकेनिक्स हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग करवा दो, उनको थोड़ी सी एजुकेशन दे दो, उनको बता दो कि इस प्रकार की कोई बाइक कभी अगर आपके पास आई, इसमें अगर ये दिक्कत है तो ऐसे सॉल्व होगी, 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 तो सॉल्यूशन मिल गया आपको। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है, विग्स नाम सुना होगा आपने। ये है wix.com। देखो, वेबसाइट बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो भैया के पास जाओ जो इंडिया में बैठा है, उसे बोलो भैया मेरी वेबसाइट बना दो यार, तो वो लगे रहेंगे हाँ बनाएंगे बनाएंगे, कल भी आओ परसों में हाँ बनाएंगे बनाएंगे। और एक है आपका wix.com। wix.com पे पेमेंट करो, अपनी बाइक खुद बनाओ, मार्केट में तुरंत लॉन्च कर दो, फुल सेफ्टी। भैया पर आपको डाउट रहेगा, ऐसा ना हो कोई कोड गलत लगा रखे उसके अंदर ही उन्होंने, बार बार दिक्कत होगी, भैया के पास जाना पड़ेगा, बोलेगा पैसे लाओ पैसे लाओ। विक्स वाले ऐसा नहीं करेंगे। तो विक्स कंपनी ने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया जहां पर कोई भी व्यक्ति हल्का बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपनी खुद की वेबसाइट खुद से क्रिएट कर सकता है ना। अब जब वेबसाइट खुद से क्रिएट होने लगी और इन भैया लोगों का काम कर्म होने लगा, तो भैया लोग बोलने लगे कि वेबसाइट खुद बना तो लोगे, डिजाइनिंग कैसे करोगे, आप कोई डिजाइनर थोड़ी हो, डिजाइनिंग कैसे करोगे ये तो बताओ। तो विक्स वालों को लगा हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है कि हमने बंदे को बंदूक तो दे दी मगर उसमें गोलियां तो है ही नहीं, यानी कि हमने उसे प्लेटफॉर्म तो दे दिया, वेबसाइट तो बना लेगा वो, लेकिन अच्छी वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, डिजाइन वाली वेबसाइट कैसे बनाएगा ये। तो विक्स वालों ने क्या किया, उन भैया लोगों को ही विक्स का एक्सपर्ट बना दिया, उन भैया लोगों को ही विक्स के ऊपर एनरोल कर लिया, समझे, उन भैया लोगों को ही विक्स पर एनरोल कर लिया एज एन डिजाइनर एक्सपर्ट, इसका नाम रखा विक्स डिजाइनर। अब भैया भी खुश, कस्टमर भी खुश। तो देख रहे हैं आप तरीके, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम तो आएगी, उसको सॉल्व करने का नाम ही है केस स्टडी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का नाम है केस स्टडी क्वेश्चन। सॉल्व करने में मजा आएगा अगर प्रॉब्लम को समझोगे और बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, अगर रटोगे तो फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं जी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ हिज बाइक इज अनदर इशू इन द इंडियन इन्वायरमेंट। फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ जिंगारू मोर और लेस डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ट्रैफिक जैम। लो भाई, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल दिया लोगों ने कि भाई साहब लंबी नहीं चलेगी ये बाइक, ड्यूरेबल नहीं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। तो उनको बताओ इसकी ड्यूरेबिलिटी तो कम है, रीजन रोड है, और अपनी बाइक के अंदर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करो, ब्रेक लगा दो हाइड्रोलिक वाले, खचाक से रुके गाड़ी, है ना, मटेरियल मजबूत वाला, कहीं भिड़ जाए तो बंदा ना मरे। समझ गए बात को। तो ये है 5वीं प्रॉब्लम, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उनको समझाओ कि बाइक अच्छी चलेगी अगर रोड अच्छी हो, रोड अच्छी करने का हमारा है क्या, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बोलो भैया आप, लेकिन फिर भी हम अच्छे ब्रेक लगा के देंगे आपको, अच्छा मटेरियल लगा के देंगे आपको, टायर क्वालिटी बढ़िया होगी। तो प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्च ऑफ जिंगारो, मैनी अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज आर ऑल्सो प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर स्मॉल बाइक विच विल क्रिएट टफ कॉम्पिटिशन इन द नियर फ्यूचर। लो भैया, प्रॉब्लम नंबर 6, वही बात जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बोली थी कि लोग कॉपी बहुत करते हैं, चोरों की कमी नहीं है। इस कंपनी ने बाइक लॉन्च करने की क्या बात कही, बाकी लोग बोल रहे हैं हम भी बाइक लॉन्च करेंगे, हम भी बाइक लॉन्च करेंगे, तो कर लो बाइक लॉन्च। अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन कैसे करें। अगर आपके दिमाग में आंसर है तो वीडियो को यहीं पॉज करो, नीचे कमेंट करो, और अगर आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, सुनो आंसर। देखो, आपने बाइक अभी लॉन्च कर दी है और ये लोग बाइक लॉन्च करेंगे, पहले देखेंगे ये आपको ऑब्जर्व करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है क्या, बाइक बिक रही है क्या, कस्टमर खरीद रहा है क्या, अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद ये लॉन्च करेंगे। तो मैं बता रहा हूं इतना हैवी स्केल पर इस बाइक को प्रोड्यूस करो कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए, आपकी कॉस्ट कम हो जाए, अपना प्रॉफिट भी कम ही रख लो, और अब तय करो अपना प्राइस। तो प्राइस भी क्या रहेगा आपका, कम। भाई साहब इतने कम प्राइस पर या इतने कम मार्जिन पर कॉस्ट कम करके
इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम करके, कॉस्ट कम करके ऐसे प्राइस पर इस बाइक को लॉन्च करो कि कॉम्पिटिटर जब अपनी कॉस्ट शीट बनाए ना बैठकर कि एक बाइक बनाने खर्चा कितना आएगा, तो वो खर्चा आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा आना चाहिए। वो खर्चा आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा आना चाहिए। बताओ क्या मार्केट में आएगा? वो करेगा वो कंपटीशन? अब मार्केट में नहीं आ सकता। वो उसकी कॉस्ट हमारे सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। अगर जिंगारू बाइक बनाने की सोचेगा भी ना तो सपने में लॉस दिखेगा उसको, लॉस, नुकसान, कंपनी खत्म। तो समझ गए? प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन यही है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम करें, कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाएगी, शुरू में प्रॉफिट कम रखे, प्राइस कम रखे और मार्केट में एक ऐसे प्राइस पर लॉन्च करें कि कॉम्पिटिटर की हालत खराब हो जाए। कॉम्पिटिटर जिस कॉस्ट पर इस बाइक को बना सकता है वो कॉस्ट इसके सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, कभी चाहकर भी वो इसके कॉम्पिटिशन में उतर ही नहीं पाएगा। तो ये था केस स्टडी, और केस स्टडी का सॉल्यूशन आपको पता लग गया होगा। अच्छा, केस स्टडी की 2 रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया। 6 प्रॉब्लम आई और 6 की 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात मैंने आपसे कर ली। एग्जाम में क्या करना है आपको? ऐसे करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कंपनी ने फेस करी, रेमेडियल स्टेप्स। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्यूशन। जितना बेहतर और जितना डिटेल में आप सोच सकते हो उतना बेहतर केस स्टडी के क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो बताओ जरा रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर क्या है? कौन सी स्ट्रेटेजी ये कंपनी ने चूज कर रखी है? लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी? तो आंसर है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। मालूम पड़ गया था, वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल बाइक। तो यह है इस केस स्टडी का आंसर। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि स्टडी का क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे समझना होता है, रिवर्स रीडिंग टेक्निक क्या होती है और कितना मुश्किल होता है। ये तो आप जान ही गए ना केस स्टडी का क्वेश्चन। इससे आसान और क्या होगा, सोचो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है, जॉब पकड़ता है, सैलरी बढ़ना शुरू, सैलरी बढ़ती, एक टाइम बाद 60 साल रिटायरमेंट, फिर भी काम करता है किसी और कंपनी को पकड़कर, थोड़ी सैलरी कम और कम और कम और कम और कम, और एक टाइम बाद सैलरी 0। लाइफ साइकिल, ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। क्यों होती है भाई? क्या एक प्रोडक्ट हमेशा के लिए चल नहीं सकता? चल सकता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट में जो क्वालिटी अपने कस्टमर को देते हो उस क्वालिटी को बनाने का तरीका छुपा लो, उस क्वालिटी को कस्टमर तक तो पहुंचाओ, कॉम्पिटिटर तक मत पहुंचने दो, तब छुपा सकते हो आप। वरना कॉपी करने वालों की कहां कमी है। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर सिर्फ मैं इसलिए नहीं डाल पाता कि कॉपी करने वालों की कहां कमी है। तो यह है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। समझ गए क्यों होती है लाइफ साइकिल? क्योंकि प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, धीरे धीरे उसकी मार्केटिंग शुरू की, धीरे धीरे कस्टमर की एक्सेप्टेंस आई, कस्टमर का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, मार्केट में सेल बढ़ना चालू हुई, बढ़ती गई, बढ़ रही है सेल, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ गया, सेल बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, सेल बढ़ गई, बढ़ती गई, सेल बढ़ती गई, प्रॉफिट बढ़ता गया, कॉम्पिटिटर की हालत खराब, सारा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास आ गया। अब क्या करेगा कॉम्पिटिटर? सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेगा, सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेगा और सेल कम होना चालू हो जाएगी, और एक टाइम बाद यह पोजीशन आ जाएगी या तो प्रोडक्ट को रिवाइव करो या प्रोडक्ट को चेंज करो। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। तो यह है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट कल को अगर आप बनाकर बेचने की सोचते हो तो उसमें पहले यह सोच लेना कि अगर एक बार ये फेमस हो गया तो कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में पैदा ना हो जाए, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में पैदा ना हो जाए। अगर नया कॉम्पिटिटर मार्केट में पैदा हो गया तो या तो आपको अपने प्रोडक्ट को रिवाइव करना पड़ेगा, कुछ नया फीचर डालना पड़ेगा, कोई नई क्वालिटी डालनी पड़ेगी, वरना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो ये होती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है?
अगर लॉन्च करते वक्त ही आपको पता हो कि इसकी लाइफ कितनी है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब ये अपनी बूम पर है, जब ये अपनी मैच्योरिटी ग्रोथ वाली स्टेज पर है, उस समय कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लो। कस्टमर को हाई प्राइस पर बेचो, आपका प्रोडक्ट डिमांड में है, कस्टमर पेमेंट करेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। समझते हैं? क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अच्छा, कुछ क्वालिटीज हैं जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करना भी चाहेगा तो एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर द्वारा दी गई सर्विसेज, डॉक्टर का अनुभव, डॉक्टर की डीप नॉलेज, समझ रहे हैं? इसे कॉपी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यह एडवांटेज है कि जब मालूम हो कि ग्रोथ में है, मैच्योरिटी पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लो। हाँ, तो डॉक्टर की सर्विसेज कोई कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग स्किल कॉपी कर पाना संभव है। एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक उस बात को उसी प्रकार से पहुंचा पाना जिस प्रकार से वो पहले दिमाग में है, ये एक स्किल है। सामने वाला क्या सोच रहा है, वो किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से वो समझेगा, क्या एग्जाम्पल से वो रिलेट करेगा, इसको सोचकर चीजों को उसको समझाना, ये स्किल है। तो ये स्किल कॉपी कर पाना मुश्किल है। समझ गए बात को? तो ये स्किल कॉपी कर पाना मुश्किल है। जैसे आप सीए कर रहे हैं, तो अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जो कोई चाहकर भी कॉपी ना कर पाए, और कॉपी कर भी ले तो क्या है, आप तो ओरिजिनेटर हो, आप ओरिजिनल हो, आप ओरिजिनेटर हो, आप फिर कोई नई स्किल लेकर आ जाओगे, भागने तो उसे पीछे कॉम्पिटिटर को। समझे बात को? जैसे बात करता हूं वॉरेन बफेट, नाम सुना होगा आपने। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ चंद रुपये लेकर यह व्यक्ति बहुत अमीर है, आज की डेट में भी बहुत ज्यादा अमीर, शायद वर्ल्ड के टॉप 10 रिच लोगों में ये आते हैं। अब इनके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से ये जान जाते हैं कि कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। आज तक का रिकॉर्ड है, इन्हें नुकसान नहीं हुआ। जिस भी कंपनी का शेयर इन्होंने खरीदा वो आगे बढ़ता गया। अब बताऊं आपको एक और नाम जो आप जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला। इनके पास भी वो स्किल है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके पास भी वो स्किल है जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस कंपनी का शेयर भविष्य के अंदर, जिसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, जिसकी इनकम बढ़ने वाली है, ऐसी कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट कर देते हैं। और आपको पता होगा इनकी वेल्थ भी हजारों करोड़ पहुंच चुकी है। जब भी ये लोग शेयर खरीदते हैं, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला, जब भी ये लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मार्केट में इंफॉर्मेशन तो आई जाती है ना साहब कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर खरीद लिया। कॉम्पिटिटर क्या करता है, उसे खरीद लेता है, कॉपी। बट सोचो, कॉम्पिटिटर कभी मार्केट में आ ही नहीं पा रहा, उसका नाम ही नहीं, कौन कॉपी कर रहा है, कितना कमाया। लेकिन जो कन्विंसिंग पावर और वो जो एबिलिटी है कि कंपनी की बैलेंस शीट देखकर ये समझ जाते हैं कि इस कंपनी में दम है या कंपनी बेकार है, ये कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट कमाती है या फिर फेक कंपनी है। तो ये यूनिक स्किल है, यूनिक। तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एडवांटेज ये होता है क्योंकि 90% लोग जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं उसे कॉपी कर पाना संभव होता है। हालांकि क्वालिटी में चेंजेस तो होती हैं। जैसे मैगी तो आपने खाई होगी, और एक है पतंजलि के नूडल्स। क्या बोलोगे इसे आप? पहले खुद बाबा जी मना करते थे मैगी मत खाओ, उन्होंने फिर बाद में खुद नूडल्स लॉन्च कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, मैगी की सेल में कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब है इन्होंने अपनी मार्केट खुद बनाई है, मतलब नूडल्स की मार्केटिंग की अपनी खुद की है, उसकी मार्केट नहीं काट पाए, उसकी क्वालिटी में कुछ, उसकी क्वालिटी के बराबर नहीं पहुंच पाए, उसके टेस्ट के बराबर नहीं पहुंच पाए, उसके मार्केट शेयर के बराबर नहीं पहुंच पाए। तो यह है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एडवांटेज ये होता है कि कंपनी तय करती है कि प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो क्या प्राइस रखना है। शुरू में प्राइस कम रखा जाता है। जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो प्राइस कम रखा जाता है ताकि मैक्सिमम कस्टमर उसे खरीदे। फिर होता है ग्रोथ। जब पता पड़ता है कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर चुका है, कस्टमर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, तो धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाया जाता है। तीसरा है मैच्योरिटी।
अब मालूम पड़ता है सेल पीक पर है, सेल पीक पर है, यानी मैक्सिमम मार्केट शेयर अपने पास है। तो उस मैक्सिमम मार्केट शेयर पर अब प्राइस हो सकता है कंपनी या तो चेंज करे या तो इंक्रीज करे या सेम रखे, कंपनी के ऊपर। यहां पर भी हाई प्रॉफिट, इन दोनों में हाई प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, जब धीरे धीरे मार्केट शेयर कम होता है तो पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट को बेचने वाले बाकी लोग भी मार्केट में उतर गए हैं, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया है, तो धीरे धीरे सेल डाउन। अब सेल डाउन तो प्राइस भी कम। आखिरी में क्या करते हैं, अरे जो माल पड़ा है उसे निकाल दो कम दाम पर, स्टॉक के रूप में मत रखो, प्रोडक्ट को चेंज करने का वक्त आ गया है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का वक्त आ गया है, प्रोडक्ट को रिवाइव करने का वक्त आ गया है। और ये काम मोबाइल कंपनियां बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। मोबाइल कंपनी को मालूम है कि उसने अगर आज एक्स नामक मॉडल बेचा है तो 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, 2 साल बाद ये प्रोडक्ट चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें जो नया फीचर इस कंपनी ने दिया है, जिस नए तरीके से स्क्रीन खुलती है, जो नए तरीके से एप्लीकेशन खुलती है, हो सकता है उसे कॉम्पिटिटर ने कॉपी कर लिया हो। तो बार बार चेंज करते रहो प्रोडक्ट को। अच्छा, आप ध्यान देना, बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं, आपकी अली गली मोहल्ले में आपने देखे होंगे। तो उन छोटे व्यापारियों को यह बात पता नहीं होती कि प्रोडक्ट को कब चेंज करना है। जिंदगी भर वो एक प्रोडक्ट ही बेचते रहते हैं, इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। आपके पास में कोई किराना की दुकान वाले देख लीजिए आप, वो कभी सोचते नहीं इस बात के बारे में कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वैसा प्रोडक्ट तो आजू बाजू की 10 दुकान वाले लोग भी बेच रहे हैं, और अगर वही प्रोडक्ट ये बेचेंगे तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे। बस पैसा घुमाते जाएंगे, रोटी खाते जाएंगे, मोटा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग समझ लेने का ये एडवांटेज है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये रहा हमारा प्रोडक्ट, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी वाली स्टेज में है, उसके बाद ये बताओ अब प्राइस क्या रखें, अब प्राइस क्या रखें, कितनी मार्केटिंग कॉस्ट खर्च करें, मार्केटिंग कितनी करें, कम ज्यादा बताओ। यानी कि आपको मैनेजमेंट पूछेगा कि हमने ये पेन मार्केट में अभी अभी लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट है, बताओ क्या करें मार्केटिंग, कितना खर्चा करें मार्केटिंग पर। आप क्या बोलोगे, मार्केटिंग पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, कस्टमर को अवेयर होने दो आपके इस प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट लगाओ, जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगाओ, टीवी में ऐड दो, फिल्मों में ऐड दो, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, पैम्पलेट बांटो, जगह जगह इसका ऐड लगाओ, खूब खर्चा करो मार्केटिंग कॉस्ट का शुरुआत में। फिर पूछता है मैनेजमेंट इसका प्राइस क्या रखना है, आप क्या बोलोगे, मिनिमम से मिनिमम, जितना कम प्राइस आप रख सकते हो उतना प्राइस रख दो। कई बार कुछ लोग इसको ये बोल के भी लॉन्च करते हैं कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगले 100 दिनों तक इसका प्राइस ये रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। बेसिकली ये आपका लॉन्चिंग ऑफर है। आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, अभी लेंगे इतने का पड़ेगा, लेकिन 100 दिन बाद इतने का हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे मैनेजमेंट को कि शुरू में इसका प्राइस कम रखो, इसे मार्केट ग्रैब करने दो, एक बार ये मार्केट ग्रैब कर ले फिर बढ़ा लेंगे सेलिंग प्राइस, मार्केटिंग कॉस्ट कम कर लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर स्टेज में। तो देखो 4 स्टेज के अंदर एक प्रोडक्ट की लाइफ को तोड़ा जाता है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट पैदा ही हुआ है। दूसरा है ग्रोथ, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 22 साल 23 साल 25 साल का हो गया है। उसके बाद है ग्रोथ स्टेज, 35 साल से लेकर 60 साल तक ग्रोथ, मैच्योरिटी, 35 से 60 तक मैच्योरिटी, उसके पहले ग्रोथ, तो 35 से 60 साल तक मैच्योरिटी, उसके बाद डिक्लाइन। प्रोडक्ट की लाइफ है ये। सबसे पहले जब प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिएट अवेयरनेस, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, जगह जगह ऐड दें, सैंपल दें। ग्रोथ वाले में मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी हो सकता है। मैच्योरिटी में मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट मैक्सिमाइज मार्केट शेयर भी हो सकता है। और आखिरी वाले में रिड्यूस एक्सपेंडिचर। जब कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है, कंपनी को मालूम पड़ जाता है कि अगले 6 महीने 1 साल तक, 1 साल के बाद ये नहीं बिकेगा, इसके प्राइस कम कर दो। जैसा मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ समय बाद
सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन का एग्जाम होना बंद हो जाएगा, आपको पता है। तो दिस इज ए प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। तो क्या ये प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है? आंसर इज यस। हाँ जी, सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में आ चुका है। तो बताओ इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा पर्पस क्या होना चाहिए? खर्चे कम करो, हैवी डिस्काउंट दो, जो प्रोडक्ट मार्केट में खत्म होने वाला है जितना भी है कस्टमर को बेच दो कम प्राइस पर। तो यह है आपका ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट है आपका सेल्स। शुरुआत में सेल कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और एक टाइम बाद टॉप तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद डिक्लाइन, सेल कम होना चालू हो जाती है। जैसे जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह या जब भी आप पढ़ते हैं तो पहले धीरे धीरे कम बनता है इंटरेस्ट, कम, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है। एक टाइम बाद मजा आना शुरू होता है, अरे मजा आ गया सर, आज क्या पढ़ाई की है मैंने, आज क्या आउटपुट निकाला है मैंने। उसके बाद लगता है अरे थक गया हूं भाई, अब कल पढ़ूंगा, अब कल पढ़ूंगा। अच्छा, मेन बातें बताता हूं मैं आपको। कॉम्पिटिटर, शुरुआत में कॉम्पिटिटर कम होते हैं, फ्यू, कम कॉम्पिटिटर। नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा अभी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट शेयर ग्रैब करोगे तो कॉम्पिटिशन मार्केट में बढ़ने लगेगा। देख रहे हो, ग्रोइंग नंबर्स, स्टीडी नंबर्स, क्योंकि मार्केट में कॉपी करने वालों की कमी कहां है? कॉपी करने वाले बहुत लोग हैं, ओरिजिनेटर कम है। ओरिजिनल माल बनाकर बेचने वाले लोग बड़े ही कम हैं, और ऐसे लोग दुनिया पर रूल करते हैं। उसके बाद है डिक्लाइनिंग नंबर। अरे सर आखिरी में कॉम्पिटिटर भी चला गया? हाँ, सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग चला गया कॉम्पिटिटर। भैया जो प्रोडक्ट मेरे लिए खत्म हो रहा है उसके लिए भी खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस सबसे मेन बात, एडवर्टीजमेंट सबसे मेन बात। ये दोनों पॉइंट बड़े बेहतरीन हैं जिसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा केस स्टडी के क्वेश्चन के अंदर। प्राइस देखो, शुरुआत में होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वैसे यहां पे लिखा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपकी स्टडी मैट में, मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा कॉस्ट पे लॉन्च करो, कॉस्ट पे लॉन्च करो। शुरू में मार्केट में अवेयरनेस फैलाओ। अरे कस्टमर को बताओ तो सही यार, इतनी कम कॉस्ट पर इतना बेहतरीन पेन मिल रहा है, उससे बोलो तो सही कि ट्राई तो कर यार, एक बार ट्राई तो करो। दूसरा ग्रोथ स्टेज, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अच्छा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? यहां पर भी कम प्राइसिंग की बात की जाती है, यानी प्राइस इतना कम कर दो कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिल जाए। हालांकि ग्रोथ स्टेज के अंदर प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हो मेरे हिसाब से। फिर है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के अंदर भी प्राइस आपका हाई कर सकते हो, इसे बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। क्या बोलते हैं? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि प्राइस को हाई कर दो। क्यों कर दें हाई? कंपनी का पर्पस है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अच्छा, आखिरी वाले में क्या करना है? प्राइस कटिंग, कम कर दो पैसा, प्रोडक्ट डिक्लाइन होने वाला है। फिर उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, बड़ी खास की बात है। शुरुआत में अवेयरनेस के ऊपर बड़ा तगड़ा खर्चा करो, हैवी खर्चा। उसके बाद खर्चा करो, उसके बाद ब्रांड पर काम करो, ब्रांड डिफरेंस। आप अपने कस्टमर को बता दो कि जो क्वालिटी मैं देता हूं ना वो कॉम्पिटिटर नहीं दे पाएगा, उसे बता दो। तो ये है मैच्योरिटी एंड ग्रोथ स्टेज के अंदर। और आखिरी वाले में रिड्यूस। आखिरी वाले मार्केटिंग कम क्यों कर दी? क्योंकि प्रोडक्ट तो डिक्लाइन हो ही रहा है, अब क्या फायदा? अब तो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये है आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो। इससे मुझे और मेरी टीम को पता पड़ेगा कि मैं जो एफर्ट आपके लिए लगा रहा हूं क्या उसका एडवांटेज आपको मिल रहा है, क्या वैल्यू फॉर मनी मिल रही है आपको। आपकी मनी क्या है? आपका टाइम। यूट्यूब के लिए मनी क्या है? आपका टाइम। अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ आप पेज नंबर 4.31। पेज नंबर 4.31, पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस, पैरेटो एनालिसिस।
आपको बता दूं, ये जो पेरेटो है, ये नाम है व्यक्ति का, पेरेटो। इन्होंने एक 80-20 रूल बनाया। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन करते थे, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन करते थे, यानी कि चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व किया करते थे कि किस प्रकार से मार्केट में कॉम्पिटिटर रिएक्ट करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट में कस्टमर किस प्रकार से रिएक्ट करता है किसी पर्टिकुलर ब्रांडिंग के तरीके पर। तो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल था इनका। तो इन्होंने एक रूल दिया, 80-20 रूल। इन्होंने बोला 80% रिजल्ट 20% काम की वजह से आता है। 80% रिजल्ट 20% काम की वजह से आता है। दिन में अगर 100 काम करते हो तो आइडेंटिफाई करो वो 20 काम जो 80% रिजल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उन 20 काम को जरूर करो, भले ही 80 काम आराम आराम से करते रहो। समझ गए बात को? 80-20 रूल। अच्छा, अब मैनेजमेंट इसका बेनिफिट कैसे ले सकता है? अगर मैनेजमेंट ने अपने 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं तो मैनेजमेंट को बोलो अपने वो 20 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो जिनसे 80% सेल होती है, जिनसे 80% सेल होती है, यानी कि टोटल सेल का 80% सेल इन 20 प्रोडक्ट की वजह से होता है। ऐसे 20 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो और उन 20 प्रोडक्ट की जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट साहब लोगों आपकी है। इसका प्राइस क्या रखना है आप लोग तय करोगे, इसके लिए मार्केटिंग का तरीका क्या है आप लोग तय करोगे, इसके लिए पैकेजिंग कैसी करनी है आप लोग तय करोगे। अच्छा, और बाकी के 80 प्रोडक्ट मिडिल मैनेजमेंट लो मैनेजमेंट में बांट दो कि ठीक है भाई, इन प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपकी है, इन प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपकी है। समझ गए? तो डिसीजन लेना कि कौन से वो 20 प्रोडक्ट हैं जो टोटल सेल का 80% सेल करके देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। इसे बोलते हैं 80-20 रूल। समझ में आती है बात? अब इस रूल को मैंने आपके हिसाब से मॉडिफाई किया है। 60-40 रूल है आपके लिए। आइडेंटिफाई करो आपके हर सब्जेक्ट में वो 40% चैप्टर कौन से हैं जहां से 60 नंबर का पेपर एग्जाम में आता है ऐसे चैप्टर 40% है। चेक करो, निकालो पुराना स्कैनर। कॉस्टिंग में तो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब्जेक्ट में अगर आपको आपके सर ने बताया है तो अच्छी बात, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, निकालो स्कैनर, खर्चा करो 200-300 रुपए का, लो स्कैनर, चेक करो, पिछले 10 अटेम्प्ट देखो कौन से वो 40% चैप्टर है जहां से 60 नंबर का पेपर आता है। ये 40% चैप्टर बार बार रिवाइज करने हैं, हर बार रिवाइज करने हैं, कोई कमी नहीं छोड़नी। इन 40% चैप्टरों पर अगर कमी छोड़ दी तो 60 नंबर नाराज हो जाएंगे, और अगर 60 नंबर नाराज हो गए तो गड़बड़ हो सकती है। 60-40 रूल। तो मिस्टर पेरेटो ने इस रूल को आइडेंटिफाई किया और इस रूल को इंप्लीमेंट आप अपनी स्टडीज में भी कर सकते हैं। इस रूल की अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह इस रूल को अप्लाई किया जाता है। तो इस रूल को अलग अलग जगह अप्लाई किया जाता है, जैसे प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करो 80% प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करने वाले 20% प्रोडक्ट और उनका प्राइसिंग क्या रखना है, उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो, इसका जिम्मेदार हो टॉप मैनेजमेंट। यह है आपका प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में कैसे इस्तेमाल करें। दूसरा है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आइडेंटिफाई करो वो 20% कस्टमर्स जो आपको 80% प्रॉफिट कमा कर देते हैं, और उन कस्टमरों को खुश रखने में, उन कस्टमर्स के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बैंक जब अपना क्रेडिट कार्ड किसी कस्टमर को देते हैं तो ध्यान देना, वो उन कस्टमर को अपना क्रेडिट कार्ड का ऑफर देना चाहते हैं जो अच्छी आमदनी कर रहा है। अगर अभी आप स्टूडेंट हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है ना, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस बात की गारंटी है कि आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले कॉल्स बड़े कम आते होंगे। बाई चांस कोई आ गया तो आ गया, लेकिन एक बार सीए साहब बन जाओ, आप किसी पीएसयू में जॉब कर लो, एक बार आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर लो, 1-1.25 लाख रुपए कमा लो इंडिया के अंदर, फिर देखना आप
कैसे कस्टमर के एग्जीक्यूटिव बार बार आपको परेशान करेंगे और बोलेंगे फलाना कार्ड आ गया, फलाना कार्ड आ गया, ये बेनिफिट है, ये फीचर है, कोई चार्ज नहीं। क्यों? उसको पता है कि आप ही वो 20% कस्टमर हो जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को 80% प्रॉफिट देगा। भाई साहब आपके पीछे पड़ जाएगा वो। उसे आप बोलो कि मैं ऑफिस में हूं तो बोलेगा मैं ऑफिस आ जाता हूं फॉर्म भरवाने के लिए। आप बोलो कि मैं तो अपने गांव में गया हुआ हूं तो बोले कोई बात नहीं, आप अपने गांव का दे दो एड्रेस, वहां पर कोई एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर पे आ जाएगा। आप बोलो मैं तो मार्केट में घूम रहा हूं, मॉल में फिल्म देख रहा हूं, तो बड़ी बात नहीं, आज के 15 साल बाद ये बोल दे कि ठीक है सर, जिस मॉल में आप मूवी देख रहे हो वहीं पे आ जाता हूं। आज के 20 साल बाद की बात कर रहा हूं। तो यह है लेवल ऑफ कंपटीशन और यह है आपका पेरेटो एनालिसिस रूल। 80% प्रॉफिट देने वाले उन 20% कस्टमर को आइडेंटिफाई करो और उनको कभी नाराज मत होने दो। अगर आप कंपनी खोलने वाले हो तो आपकी कंपनी में 10 लोग हैं, आइडेंटिफाई करो वो कौन से इंप्लॉय हैं जो आपके 80% प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है, जिनकी वजह से आप 80% प्रॉफिट कमाते हो। उन इंप्लॉय को कभी नाराज मत होने देना। वो इंप्लॉय नहीं, आपकी कंपनी के लिए वो एसेट्स है। ऐसे इंप्लॉय को कंपनी छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपने आप को ऐसा इंप्लॉय बनाएं अगर आप जॉब करना चाहते हैं कि आपको कंपनी चाहकर भी ना छोड़ पाए, आप उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो आप उन 20% कस्टमर में आ जाएंगे जिन्हें कंपनी कभी छोड़ना नहीं चाहेगी, ज्यादा सैलरी पर भी आपको रखेगी। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, कितने में मानोगे मालिक? कंपनी की ऐसी हालत होगी। तीसरा पॉइंट है आपका स्टॉक कंट्रोल। आइडेंटिफाई करो वो 20% आइटम्स, आइडेंटिफाई करो वो 20% आइटम्स जिनकी वजह से 80% स्टॉक में आपका पैसा ब्लॉक होता है। हर प्रकार का मटेरियल है ना? अब सोचो, हम पेन ड्राइव भी खरीदते हैं और हम प्रिंटिंग करने के लिए A4 वाले पेपर भी खरीदते हैं। दोनों जगह पैसा लगता है हमारा, लेकिन बताओ जरा कहां पर हमारा ज्यादा पैसा लगता है? पेन ड्राइव खरीदने में। पेन ड्राइव महंगी आती है, पेपर 1 रुपए का एक पेन ड्राइव 600 रुपए, 650 रुपए, 700 रुपए, है ना? तो 1 रुपए का एक पेपर और 700 रुपए की एक पेन ड्राइव। बताओ भाई, अगर मैं टॉप मैनेजमेंट का पार्ट हूं तो मैं किसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहूंगा? पेपर के खरीदने के ऊपर या पेन ड्राइव के खरीदने के ऊपर? पेन ड्राइव के खरीदने के ऊपर। यानी कि ये वो 20% आइटम वाला प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, जिसके अंदर मेरा मैक्सिमम पैसा ब्लॉक होता है। टोटल स्टॉक कॉस्ट का 80% पैसा यहां ब्लॉक होता है। अच्छा, मेरा एग्जीक्यूटिव अगर 1000 पेपर की जगह 2000 पेपर लेकर आ गया तो कुछ बोलूंगा मैं उसको? शायद ना बोलूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पेन ड्राइव 1000 की जगह 2000 ले आया तो मैं उसे बोलूंगा अरे भैया क्या कर दिया आपने? 2000 पेन ड्राइव गुना करो 700, इतना मोटा बिल बनवा दिया। इसका मतलब है कि मुझे पेन ड्राइव खरीदने का डिसीजन लो मैनेजमेंट को नहीं देना चाहिए, पेन ड्राइव खरीदने का डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के पास हो। तो वही बात ये बोलता है मैनेजमेंट को कि आइडेंटिफाई करो वो 20% आइटम जिसमें आपका 80% पैसा ब्लॉक रहता है, उनको आप कंट्रोल करो। आप चेक करो कि जो खरीद रहे हैं क्या उतने की रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत खरीदो। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिफाई करो उन 20% कॉस्ट ड्राइवर्स को जो 80% कॉस्ट इनकर करते हैं, और उसके बाद उन कॉस्ट ड्राइवर्स पर टॉप मैनेजमेंट को सांप की तरह बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस्ट ड्राइवर के नंबर बढ़े तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 20% कॉस्ट ड्राइवर्स, 80% कॉस्ट, तो 20% कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना है। क्वालिटी कंट्रोल, आइडेंटिफाई करो वो 20% प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से 80% क्वालिटी में दिक्कत होती है। 80% क्वालिटी में दिक्कत होती है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं पेरेटो एनालिसिस के। पेरेटो एनालिसिस के ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है और आ सकता है, और इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लिख पाएंगे हम। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 4.34 पर। 4.35 स्टडी मैट में आपको दिया हुआ, एक बार आप पढ़ लेना, समरी मैंने आपको बता दी।
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आखिर होता क्या है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग? भाई देखो, इन्वायरमेंट का मतलब है इन्वायरमेंट, वातावरण। अच्छा सर, हाँ जी। इन्वायरमेंट का मतलब है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हवा, मिट्टी। यस और नो? यस। क्या कोई कंपनी अपना फिनिश गुड्स बनाते वक्त इन्हें खराब करती है क्या? या फिर ये कहो इनका क्या इस्तेमाल करती है क्या? हां, करती है। खराब भी करती है सर। हवा को पॉल्यूट करती है, पानी को खराब करती है। जब कंपनी अपना वेस्टेज किसी नदी में डाल दे तो नदी के पानी को बेकार कर दिया। यानी कि एक कंपनी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। और ये तो वही बात हो गई कि जिस पेड़ की टहनी के ऊपर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। इन्वायरमेंट पर ही हम डिपेंडेंट हैं और इन्वायरमेंट को ही काट रहे हैं। और इस बात की अवेयरनेस आज की डेट में बहुत ज्यादा है। आज का व्यक्ति इन्वायरमेंट को लेकर ज्यादा जागरूक हो गया है और इस बात से कंपनियां भी छूती नहीं है। अगर कोई कंपनी इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाए और मार्केट में लोगों को पता पड़ जाए कि फलाना कंपनी ने अपना लिपस्टिक पाउडर बनाने के लिए चूहे को मारा, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला। क्या आप खरीदोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कंपनी इन छोटे छोटे मासूम जानवरों को, चूहों को, इनको मार रही है, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट आप खरीदोगे? अगर आपको मालूम पड़ जाए तो नहीं खरीदोगे। ये बात कंपनियां जान गई है। तो इस चीज को रोकना जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। मान गए आपकी बात। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। लेकिन एक कंपनी जो आपको पेन बनाकर दे रही है, इसके पेन को तो आप इस्तेमाल करोगे ही क्योंकि किसी को मार थोड़ी रही है। यहां पर ये पेन बना रही है, लेकिन पेन को बनाने के अंदर कुछ वेस्टेज तो होता ही होगा। उस वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ भी तो ये कंपनी करती होगी। अच्छा, उस वेस्टेज को अगर इसने नदी में फेंक दिया, तो सड़क पर खुले में फेंक दिया, तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कर दिया, तो इससे क्या होगा? अगर कस्टमर को पता पड़ गया, अगर व्हाट्सएप पर फोटो वायरल हो गई, तो हो सकता है कंपनी के इस प्रोडक्ट को कस्टमर ना खरीदे। तो यह बात कंपनियां जान गई हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना उनकी भी जिम्मेदारी है। और अगर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट तो पेनल्टी लगाएगी। हो सकता है कस्टमर उनसे फिनिश गुड्स खरीदना ही बंद कर दे। तो ऐसे बहुत से खर्चे एक कंपनी आजकल करने लगी है जहां पर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर किसी कंपनी ने पेपर बनाने के अंदर कुछ पेड़ों को काटा है, तो यह जिम्मेदारी उस कंपनी की ही है कि नए पेड़ लगाए, और उन पेड़ लगाने में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चे को कंपनी बियर करेगी। इसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना जरूरी क्यों है? रीजन नंबर 1, बढ़ती अवेयरनेस। आजकल लोग इन्वायरमेंट के प्रति बड़े जागरूक होते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी भी कंपनी ने अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर, नेचर को नुकसान पहुंचाकर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया और कस्टमर को मालूम पड़ गया, तो भाई साहब उसका प्रोडक्ट लोग बायकॉट कर देंगे और कंपनी का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो प्रॉफिट कहां से होगा? तो यह है पहला रीजन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए इसका। रीजन नंबर 2, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए कंपनी को आजकल इन्वायरमेंटल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। तो दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कम करना भी तो कंपनी चाहती है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कम करना भी तो कंपनी चाहती है। तो यह रीजन नंबर 2, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो कंपनी खर्च करती है, ये जिम्मेदारी है
आज के इस जमाने के बिजनेस व्यापारियों की कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है, इस बात को वो चेक करें और इंश्योर करें कि ये कॉस्ट भी कम हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन ज्यादा मिले। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन्वायरमेंटल कॉस्ट अलग से खर्च नहीं होती। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट कई बार अलग से खर्च नहीं होती, ये खर्चा कॉस्ट का अलग अलग खर्चों के हेड में छुपा होता है। जैसे किसी कंपनी का वेस्टेज अगर ज्यादा है, 100 केजी रॉ मटेरियल लेने के बाद 20 केजी वेस्ट हो जाता है, तो ये क्या है? कंपनी का वेस्टेज। इस वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने में कंपनी खर्चा हो गया, इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट को नॉर्मल कॉस्ट से अलग करके दिखाने के 4 तरीके हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ये रहा टेक्निक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट। 4 तरीके हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कम करना कंपनी की जिम्मेदारी तो है, साथ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना भी कंपनी की जिम्मेदारी है। यहां पर भी 4 प्रकार की कॉस्ट खर्च की जाती हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। पेज नंबर 4.47 पर आ जाओ। पेज नंबर 4.47। ये रही जी 4 प्रकार की इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। याद आया कुछ? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो 4 प्रकार की कॉस्ट यहां पे खर्च की जाती है। तो बिल्कुल सेम तरीके से है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। तो आज का वक्त भी लगभग हो चला है और ये चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट हो चला है, चैप्टर नंबर 4। तो आज की वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं।